गुड इवनिंग दोस्तों। तो जस्ट एक दिन रह गया है एक तरीके से आईपीएल 2024 में। आज 21 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूं और 22 तारीख एक तरह से कल आईपीएल 2024 का आगाज होना है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैच से। तो काफ़ी एक तरह से एक्साइटेड हूँ और ऑब्वियसली आज फैंस भी आप एक तरीके से एक्साइटेड होंगे और काफ़ी जो टीम्स है उनके प्लेयर्स है वो भी एक तरह से एक्साइटेड होंगे। लेकिन काफ़ी कुछ एक तरीके से डेवलपमेंट्स आ रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी में एक तरह से खबर आ रहे हैं कि मतलब आप एक घंटा भी एक तरीके से सोशल मीडिया से दूर रहो, आपको अगले घंटे में एक तरह से पता लगेगा क्या कुछ घटा है। तो काफ़ी कुछ बड़े ब्रेकिंग्स आए हैं, काफ़ी कुछ इमोशनल एक तरीके से डिसीजन भी लिए गए हैं, कुछ बहुत चेंजेस भी हुए हैं टीमों में। तो ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे, बट जब आईपीएल का प्रीव्यू करेंगे या मतलब कल के मैच के लिए प्रीव्यू करेंगे, ओवरऑल आईपीएल के लिए जब बात करेंगे तो वहाँ पे करेंगे। अभी क्या है कि दो टीमों का और भी एक तरह से आपको बताना ज़रूरी है। दो टीमें रह गई हैं, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। तो आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों के बारे में बात करना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जब मेन वीडियो में आएंगे एक तरीके से आरसीबी चेन्नई के बारे में जब एक तरह से बात करेंगे, पहले गेम से पहले एंटायर आईपीएल के बारे में आपको प्रिडिक्शन दूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें घटी है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी कुछ चीज़ें घटी है। बट फिलहाल इस वीडियो में हम एक और टीम के बारे में बात करेंगे, नाम है गुजरात टाइटंस। ये पिछले साल की अब देखो रनर्स अप टीम रही थी, बहुत ही कम मार्जिन से एक तरह से छूट गया था ट्रॉफी, वरना वो एक तरीके से तीसरी टीम बन जाते चेन्नई और मुंबई के बाद, जो कि सक्सेसफुली अपनी जो आईपीएल की खिताब है उसको डिफेंड कर लेते। चेन्नई ने 2010 में और 11 में लगातार 2 सीजन जीते थे। फिर मुंबई इंडियंस की बात करें 2019 और 20 में लगातार जीते थे। तो वो चीज़ गुजरात टाइटंस जो कि 2022 और 2023 लगातार कर देते, बट आखिर के दो बॉल में रविंद्र जडेजा ने मैच पलट दिया था और चेन्नई सुपर किंग्स को एक हिस्टोरिकल विनिंग मोमेंट एक तरह से दिया था। तो गुजरात टाइटंस के बारे में बात करेंगे और बाद में आखिरी वीडियो में मुंबई इंडियंस दी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन T20 क्रिकेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो खैर अगर गुजरात टाइटंस के बारे में बात करें, जस्ट लाइक मैंने एलएसजी के लिए भी कहा था, बहुत ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, 2 ही साल पुरानी टीम है। जब ये नई टीम आए थे इनिशियली, अगर आप देखो जो टीम बनी थी, हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई से गए थे और वहाँ पे उनको कैप्टनसी का एक रोल मिला था, आशीष नेहरा कोच आए थे। उस टीम को देख के लगा था कि ये तो टीम टॉप 4 में भी इंटर नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे कोई बड़े नाम थे नहीं। हालांकि रशीद खान वहाँ पे थे, मोहम्मद शमी आए थे, शुभमन गिल आई थिंक उस वक्त शायद उतने आई थिंक उनका बड़ा एक तरह से नाम नहीं बना था। तो टीम को देख के नहीं लगा कि ये टॉप 4 में जाएंगी। फैंस, एक्सपर्ट, इनका सभी का मानना ये था कि ये टॉप 4 में भी अगर जाते हैं तो बड़ा एक तरह से काम कर लेंगे। बट उस सीजन अगर आप देखो वो चैंपियन बनते हैं 2022 में अंडर द लीडरशिप ऑफ हार्दिक पांड्या। बहुत ही बढ़िया तरीके से टीम को लीड करते हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से सिमिलरिटी लगती है उनकी और चेन्नई के फ्रेंचाइजी के बीच। और आई थिंक चेन्नई का भी एक तरह से पैटर्न रहता है कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट एक तरह से निकालते हैं। प्लेयरों को चूज करते हैं, उनको सही जगह पे यूज़ करते हैं, उनको सही तरीके से यूज़ करते हैं, बैकिंग देते हैं और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने एक तरह से फ्रेंचाइजी को बनाया था और रिजल्ट भी एक तरह से प्रोड्यूस किया। तो बहुत अच्छा एक तरह साल उनके लिए गुजरा। अगले साल में भी आई थिंक उसी को उन्होंने रिपीट ऑलमोस्ट कर दिया था। फाइनल तक पहुंच गए थे और लग रहा था कि फाइनल में जीत भी जाएंगे। होम ग्राउंड पे अहमदाबाद में खेल रहे थे और क्लियर फेवरेट्स थे, बट वहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मार ली। आखिरी 2 बॉल पे एक तरह से कहें रविंद्र जडेजा ने मैच गुजरात के मुंह से छीन लिया। तो वो तो एक हिस्टोरिकल विन रहेगा सीएसके के लिए। और महेंद्र सिंह धोनी आज कैप्टन, और आप देखो उनकी आखिरी एक तरीके से अचीवमेंट रहेगी आईपीएल में, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखो इन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी है। बात करेंगे मेन वीडियो में जब एक तरीके से 10 टीमों के बाद एक तरीके से जब आखिरी वीडियो बनाएंगे आईपीएल के प्रीव्यू के लिए, वहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से एमएस धोनी ने कैप्टनसी चेंज कर दी है अपनी चेन्नई फ्रेंचाइजी की और ऋतुराज को एक तरह से पास किया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। बट जैसा कि गुजरात टाइटंस, तो इस बार भी उम्मीद वही करेंगे, लेकिन गुजरात के लिए भी चैलेंज। और वो चैलेंज क्या है कि गुजरात के पास भी अब हार्दिक नहीं है। हार्दिक चले गए हैं अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को कप्तानी करने के लिए और गुजरात टाइटंस को एक नए और यंग कप्तान शुभमन गिल अब लीड करेंगे। तो एक चैलेंज जरूर उनके लिए रहेगा। तो ऑब्वियसली टीम के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ उन्होंने ऑक्शन से पहले किया था, रिटेंशन और रिलीज के टाइम काफ़ी कुछ एक तरह से वहाँ पे चीज़ें घटी थी हार्दिक पांड्या को लेके, कि पहले खबर आया कि वो ट्रेड हो जाएंगे, फिर उनको रिटेन किया गुजरात ने, फिर कुछ ही टाइम बाद अगेन उनको देखा गया कि वो ट्रेड हुए हैं मुंबई में। गुजरात के फैंस थोड़े से नाखुश थे और साथ ही इवन मुंबई इंडियंस के फैंस भी नाखुश थे। बट आई थिंक ये चीज़ें घटी। गुजरात ने कोई भी प्लेयर एक तरह से रिप्लेसमेंट में मांगा नहीं, बस उन्होंने हार्दिक को जाने दिया था और बाद में उन्होंने जैसा कि शुभमन को एक तरह से अपना कप्तान भी नियुक्त किया है। बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है,
क्योंकि फ्रेंचाइजी अभी भी देखो सेट है और एक प्लेयर के जाने से उतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई थिंक हार्दिक ने अपनी तरफ से एक तरह से बेस्ट दिया था, जो भी एक तरह से टीम के लिए कर सकते थे। तो ऑब्वियसली गुजरात भी उनको बेस्ट विशेस देगी कि वो जाके मुंबई में अच्छा ही करे, बट साथ ही ये एक्सपेक्ट करेंगे कि शुभमन गिल के साथ एक नया एक तरीके से सफर वो एक तरह से तय करे। तो खैर ऑब्वियसली उसी प्रोसेस में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको रिटेंशन लिस्ट बता देता हूँ कि क्या कुछ उन्होंने रिटेन किए थे। तो शुभमन गिल जैसा का रिटेन किया था और कप्तान भी बनाया। बाकी अभिनव मनोहर, ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, नंबर 5-6 पे खेलते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दिख सकते हैं, उनको रिटेन किया था। फिर डेविड मिलर भी हैं। शाई सुदर्शन पिछले फाइनल के हीरो बन सकते थे, अगर रविंद्र जडेजा की वो आखिरी 2 शॉट नहीं आती तो डेफिनेटली शाई सुदर्शन मैन ऑफ द मैच बनते। बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, एक उभरते हुए सितारे हैं और मोस्ट लाइकली गुजरात के लिए वो आगे कंटिन्यू ही करेंगे। फिर केन विलियमसन पिछला सीजन मिस कर दिया था इंजरी के चलते, पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए थे, बट इस बार उम्मीद करेंगे अच्छा कमबैक हो। फिर विजय शंकर, राहुल तेवतिया, सुपरस्टार फिनिशर, काफ़ी टीमों में एक तरह से खेल चुके हैं और अपनी फिनिशिंग टचेस दे चुके हैं, गुजरात के लिए भी सफल हुए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और टीम इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। रशीद करामती खान, वन ऑफ द टॉप T20 बॉलर, और अगेन वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देखो वाइस कप्तान थे शायद पिछले सीजन में, हार्दिक की डिप्यूटी बने हुए थे, यहाँ पे भी शायद वही रोल में एक तरह से दिखेंगे शुभमन गिल के डिप्यूटी के रूप में। फिर रिद्धिमान शाह, विकेट कीपर बैट्समैन, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है और T20 में थोड़ा सा वो मतलब इम्पैक्ट देते हैं ज़रूर एक तरह से पावर प्ले में बैटिंग करते दौरान, तो मोस्ट लाइकली वो स्टार्ट करेंगे शुभमन के साथ। फिर मैथ्यू वेड है, बट मैथ्यू वेड अनलाइकली है कि वो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा होंगे, बट एक अच्छे बैकअप के तौर पे वहाँ पे होंगे। फिर अगर आप देखो जोशुआ लिटिल, लेफ्ट आर्म सीमर आयरलैंड से, दर्शन नागकंडे, ये अगेन इंडियन डोमेस्टिक के गेंदबाज। मोहम्मद शमी का नाम यहाँ पे है, बट मोहम्मद शमी रूल्ड आउट हो चुके हैं और उनके जगह पे संदीप वॉरियर को शायद इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है गुजरात टाइटंस ने, ये भी रिसेंट न्यूज़ है, हालांकि मोहम्मद शमी की खबर काफ़ी पहले ही आ चुकी थी। फिर नूर अहमद, अनदर अफगान स्पिनर, चाइनामैन गेंदबाज है, रशीद और नूर की जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया था पिछले सीजन और उसी को कंटिन्यू करता हुआ देखना चाहेंगे गुजरात के फैंस। फिर साई किशोर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है साई किशोर और साई सुदर्शन में, बट साई किशोर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो पिछले सीजन में कुछ मैचेस मिले थे वहाँ पे अच्छा ही किया था और उसके बाद बेहतर ही हुए हैं, तो उम्मीद करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो अच्छा करे। मोहित शर्मा, एक तरह से कहेंगे उन्होंने अपने करियर को रिवाइव किया था गुजरात में आके, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है और उसी रोल में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो कहीं ना कहीं हर्ट हुए होंगे आखिरी एक तरह से जो मैच में उन्होंने 2 बॉलों में 10 रन दे दिए थे, बट उसके बाद उम्मीद ये करेंगे इस सीजन में अच्छा निकल के आए। और फिर जयंत यादव जो ऑफ स्पिनर है, तो ये कुछ उन्होंने खिलाड़ी जो कि रिटेन किए थे। ऑब्वियसली उसमें हार्दिक पांड्या के भी नाम इनिशियली था, बट बाद में आई थिंक कुछ ही टाइम बाद ही एक तरह से उनको ट्रेड कर दिया था मुंबई में। तो इसके अलावा आप देखो तो जो खिलाड़ी उन्होंने रिलीज किए थे उसमें देखो श्रीकर भरत, विकेट कीपर बैट्समैन, ये शायद कोलकाता में गए हैं, तो केएस भरत को भी उस हिसाब से यूज नहीं कर पा रहे थे और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिद्धिमान शाह और मैथ्यू वेड के रूप में 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो आई थिंक एक स्लॉट को वहाँ पे रख के एक तरीके से कोई फायदा नहीं है, तो उसके बदले किसी और को ले लेंगे, आई थिंक यही सोचा होगा। फिर उर्बिल पटेल, शिवम मावी एक अच्छा पिक था, बट उस सीजन में इंडिया ने उनको खिलाया नहीं था और बाद में रिलीज भी कर दिया। प्रदीप सांगवान, फिर ओडियन स्मिथ, इनको भी लिया था वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर, बट यूज उस हिसाब से नहीं कर पाए। यश दयाल, मतलब गलत रीजन के वजह से एक तरह से फेमस हुए, एक ही ओवर में 5 छक्के पड़े थे इनको रिंकू सिंह के द्वारा, उसके बाद ना तो मैचेस खेले और ना ही उस हिसाब से कंसिडर हुए, बट अच्छा लगा कि आरसीबी ने उनको पिक किया है और अगर अच्छा कमबैक करते हैं आरसीबी में तो आई थिंक अच्छा लगेगा एक तरीके से एज ए क्रिकेट फैन, तो उनको देखने में एक तरह से मजा आएगा, तो देखना पड़ेगा किस तरह से कमबैक करते हैं। इसके अलावा जैसा ही कहा कि हार्दिक को ट्रेड किया था एमआई में, अल्जारी जोसेफ, ये भी आरसीबी में ही गए हैं, अच्छी गेंदबाज हैं, बट T20 में अभी उनको और बेहतर करना पड़ेगा। और फिर दशुन शनाका, ये रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे केन विलियमसन के, तो इनको भी रिलीज कर दिया। ओवरऑल देखो बहुत एक अच्छे पर्स के साथ 38.15 CR में वो गए थे, जिसमें 8 स्लॉट खाली थे, यानी कि 17 खिलाड़ी को रखा हुआ था और 2 ही ओवरसीज खिलाड़ी को उनको पिक करने थे, क्योंकि हार्दिक को जाने दिया था उसी वजह से एक बहुत बड़ा पर्स इनके पास बच गया था, तो आराम से जाके अच्छी खासी खरीदारी कर सकते थे और क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो आई थिंक किसी भी बड़े प्लेयर के पास जा सकते थे, स्पेशली विद बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो खैर देखिए उन्होंने ऑप्शन पिक्स क्या किए हैं, तो इसमें देखो कि बहुत कुछ अच्छे उन्होंने पिक्स किए हैं। इंडियन डोमेस्टिक में आप देखो रॉबिन मिन्स, विकेट कीपर बैट्समैन है, 3.6 CR में उनको लिया, थोड़ा सा अच्छा खासा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो केएस भरत को जाने दिया था तो एक और बैकअप के रूप में उनको लिया, बट अभी रिसेंटली शायद अपडेट हुई उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था,
तो अभी पता नहीं कि अवेलेबल होंगे कि नहीं इनिशियल मैचेस के लिए, बट इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। फिर अजमतुल्लाह उमरजाई, ये अफगानिस्तान के ऑलराउंडर है। रिसेंट वर्ल्ड कप में देखा था बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो आई थिंक क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है ऑलराउंडर के रूप में, तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं उमरजाई। अगर उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो उनको सिर्फ 50 लाख में लिया, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ते में मिल गए। फिर शाहरुख खान 7.4 CR, शायद उम्मीद की जा रही थी कि चेन्नई की टीम में जाएंगे क्योंकि लोकल प्लेयर है, तो मुझे तो उम्मीद था कि चेन्नई उनको खरीदेगी, बट ये गुजरात के पास गए हैं और अच्छे खासे प्राइस में भी गए। फिनिशर के रोल में देखेंगे वहां पे राहुल तेवतिया और रशीद खान के साथ, तो मे बी एट नंबर 5 और 6 खेल सकते हैं। उमेश यादव को 5.8 CR में लिया है, और इनिशियली आपको लगा होगा कि शायद एक खराब मूव है कि उमेश यादव के पास गए हैं इतने सारे पैसे देके, बट अभी जो एक तरीके से वो मूव है वो एक तरह से काम आएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी इंजर्ड हो चुके हैं, उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस इंडियन पेसर की जरूरत होगी, और उसमें उमेश यादव अच्छा खासा काम आएंगे। फिर स्पेंसर जॉनसन, ये ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज है, बिग बैश लीग में एक तरह से नाम कमाया था। इन्होंने काफी एक तरह से कोशिश की कि पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क में से किसी को ले ले बड़े प्राइस पे, और शायद ले भी सकते थे क्योंकि इतना बड़ा पर्स था एक तरीके से, बट वो गए नहीं, और स्पेंसर जॉनसन के पास गए हैं 10 करोड़ में। हालांकि अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है एक तरह से कहेंगे कि T20 क्रिकेट का, मतलब इंडियन कंडीशन में, बट हो सकता है उनको स्टार्ट करें, या फिर जोशुआ लिटिल के भी पास जा सकते हैं, बट उनको एक बड़े अमाउंट में लिया है। इसके अलावा सुशांत मिश्रा डोमेस्टिक के प्लेयर है, 2.2 CR में गए हैं। फिर कार्तिक त्यागी सिर्फ 60 लाख में मिल गए हैं, अनदर यंग इंडियन पेसर, बहुत अच्छा किया हुआ है ऑलरेडी। आप देखो IPL में जितने भी एक तरह से मैचेस खेले हैं, रफ्तार अच्छी खासी है, तो उनको लिया है। और फिर मानव सुतार को 20 लाख में लिया है, आई थिंक ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आई थिंक ये कुछ अच्छे पिक्स उन्होंने किए हैं, तो उतना कोई एक तरह से प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताऊं, देखिए स्ट्रेंथ क्या है, आई थिंक जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि CSK मैनेजमेंट जैसी सोच है कि प्लेयरों को लेते हैं उनके काबिलियत के हिसाब से, उनकी जो यूटिलिटी है उसके हिसाब से यूज करते हैं। तो आई थिंक फ्रेंचाइजी लेवल पे जिस तरह से आशीष नेहरा जो उनके कोच है, जिस तरह से टीम को चलाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। काफी सारे जो कोचेस है वो लैपटॉप लेके एनालिस्ट के साथ बैठ के एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बट ये हल्का सा जो पेन पेपर है उसी में एक तरह से काम चलाते हैं, तो एग्जैक्टली पता है कि किस प्लेयर को किस हिसाब से यूज करना चाहिए, तो उसी ढंग से ही करते हैं। पहले आई थिंक हार्दिक पांड्या थे, उनको एक तरह से गाइड कर रहे थे आशीष नेहरा, अब शुभमन गिल को गाइड करेंगे। तो आई थिंक अगेन देखो, लखनऊ के बारे में भी कहा था और इनके बारे में भी कि काफी सारे एक तरह से प्लेयर हैं एक ही रोल के लिए, बहुत अच्छी खासी आई थिंक टीम है, और बैकअप में भी अच्छे प्लेयर हैं, सीनियर और यूथ का एक तरह से बहुत अच्छा मिश्रण है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत कोई सुपरस्टार से भरी हुई टीम नहीं है, तो ऐसे में उतना एक तरह से प्रेशर नहीं लेंगे, और आई थिंक जिस तरह से पिछले 2 सीजन में खेला है उसी तरीके से ही आई थिंक इस बार भी खेल सकते हैं। बाकी अगर वीकनेस की बात करें, आई थिंक हार्दिक का ना होना, फिर मोहम्मद शमी का भी ना होना थोड़ा सा इनको खटकेगा, क्योंकि दोनों ही एक तरह से न्यू बॉल से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद शमी तो डेफिनेटली एक जबरदस्त ऑप्शन थे पेस बॉलिंग में न्यू बॉल, साथ ही हार्दिक पांड्या भी नई बॉल के साथ डाल रहे थे, बट क्योंकि अब दोनों ही नहीं है तो फिर उनको आई थिंक उमेश यादव के साथ फिर देखना पड़ेगा कि जोशुआ लिटिल से स्टार्ट कराते हैं, या फिर स्पेंसर जॉनसन को यूज करते हैं, या फिर किसी और को देखते हैं, तो थोड़ी सी वहां पर हल्की हुई है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। और ऑब्वियसली हार्दिक आई थिंक जिस रोल में खेल रहे थे बैटिंग के टाइम उस मिडिल ऑर्डर में, तो आई थिंक वो एक उनको आई थिंक एक स्पॉट जो कि उभरना पड़ेगा। अब डेविड मिलर को और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ेगा, या फिर वो देखेंगे अजमतुल्लाह उमरजाई को स्लॉट में, क्योंकि इंडियन नाम में तो वैसा कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा है जो कि उस पोजीशन पे खेल सके। ज़्यादातर आपको टॉप ऑर्डर के प्लेयर दिखेंगे, या फिर फिनिशर के रोल में आपको शाहरुख खान या राहुल तेवतिया दिखेंगे। आई थिंक डेफिनेटली हार्दिक पांड्या तो कप्तान को शायद मिस ना करे, बट हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर को डेफिनेटली वो मिस करेंगे। और जैसा ही कहा कि मोहम्मद शमी की आई थिंक जो एब्सेंस रहेगी वो एक तरीके से बड़ा एक तरीके से उनको लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद शमी और उमेश यादव आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो क्वालिटी है दोनों की गेंदबाजी में। आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा इनको दिक्कत दे सकती है। स्ट्रैटेजी आई थिंक फिर अगर आप देखो तो आई थिंक जितने भी उनके पास खिलाड़ी है उसी का राउंड बनानी पड़ेगी, और आई थिंक जो उनका आई थिंक इनिशियली एक तरह से जो सक्सेस स्टोरी रहा है, जिस तरह से उन्होंने टीम को चलाया है, आई थिंक उसी हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की इनको ज़रूरत है नहीं। 1-2 खिलाड़ी एक तरह से मिस कर रहे हैं, और जैसा कि अभी उमेश यादव के साथ एक तरह से मोहम्मद शमी को रिप्लेस करेंगे, तो अभी उसी तरीके से किसी बैट्समैन को एक तरह से फिट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत है नहीं, और सिंपल रखेंगे चीज़ों को जिस तरह से पिछले 2 सीजन में रखा है। तो अगेन आपको हो सकता है कि टॉप 4 में दिखे, और अगेन फाइनल के लिए एक तरीके से लड़ाई करते हुए दिखे। तो अभी टीम के बारे में बात करेंगे जो कि एक तरह से बना सकते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो मैंने जो टीम एक तरह से स्टार्ट की उसमें देखो कि
तो ऑब्वियसली देखो उसमें शुभमन गिल कप्तान होंगे और ओपनिंग बैट्समैन होंगे। अब इनके साथ अगर आप देखो तो रिद्धिमान साहा है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, साहू हो गया है, तो SAHA, तो रिद्धिमान साहा जो कि विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। इनके स्लैश में उन्होंने मैथ्यू वेड रखा हुआ है, आगे समझाता हूँ क्यों रखा हुआ है। फिर अगर आप देखो नंबर 3 पे साई सुदर्शन है और स्लैश केन विलियमसन है। फिर जब नंबर 4 पे आओगे तो डेविड मिलर, 5 में उमर जाई स्लैश विजय शंकर है, 6 पे राहुल तेवतिया है, 7 पे राशिद। फिर मोहम्मद शमी नहीं है तो उसको आप उमेश यादव से रिप्लेस कर दो। मोहित शर्मा होंगे, नूर अहमद स्लैश आर साई किशोर और फिर कार्तिक त्यागी स्लैश दर्शन नालकंडे। तो आई थिंक काफी सारे ऑप्शन मैंने रखे हुए हैं। फिर इम्पैक्ट प्लेयर देखो तो शाहरुख खान स्लैश अभिनव मनोहर है, और आई थिंक ये डिपेंड करेगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये देखो स्टार्टिंग 11 के साथ जैसे ही कहा कि शुभमन गिल हो गए, फिर रिद्धिमान साहा हो गए, फिर साई सुदर्शन को आप 3 खिला लो, एक डेविड मिलर 4 पे हो जाएगा आपका फॉरेनर, फिर उमर जाई को खिला दो नंबर 5, वो ऑलराउंडर वाला काम एक तरह से वो कर देंगे हार्दिक के रोल में। फिर 6 और 7 पे आपके राहुल तेवतिया और रशीद खान हो गए, और फिर एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शाहरुख खान या फिर अभिनव मनोहर को यूज कर लेना, तो बैटिंग आपकी ठीक ठाक हो जाएगी नंबर 8 तक। और फिर अगर आप देखो ऐसा ही कहा कि उमेश यादव हो जाएंगे शमी की जगह पे, मोहित शर्मा, तो आपको एक तरीके से नई बॉल के साथ एक गेंदबाज मिल गया और एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी मिल गया। फिर मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि एक तरह से नूर अहमद को आप खिलाएं, क्योंकि राशिद के साथ बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी उनकी, तो वो दिक्कत में डालेंगे एक तरह से सामने वाले टीम को। और फिर कार्तिक त्यागी, और इसमें देखो आपने परफेक्टली 4 ओवरसीज प्लेयर खिला दिए हैं, जिसमें एक डेविड मिलर के रूप में आपके पास एक बैट्समैन है, और फिर 3 अफगानिस्तान के प्लेयर उमर जाई, राशिद खान जो कि ऑलराउंडर होंगे, और फिर नूर अहमद के रूप में आपके पास एक अच्छा खासा गेंदबाज होगा। या फिर आई थिंक जो मैंने स्लैश भी रखे हुए हैं उसमें भी अगर आप देखो तो अगर आप सपोज चाहते हो कि मैथ्यू वेड को खिलाएं, ठीक है, तो आप उनसे ओपन करा लीजिए, विकेट कीपिंग ऑप्शन दे देंगे। नंबर 3 पर आप चाहोगे केन विलियमसन को भी खिला दो, आपको और लगेगा कि हमारी इंडियन बैटिंग थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी, तो एक्सपीरियंस और फॉरेन बैटर्स के साथ जा सकते हो, तो गिल, मैथ्यू वेड, विलियमसन, या फिर गिल और विलियमसन ओपन कर ले, मैथ्यू वेड 3 पे खेल सकते हैं। फिर डेविड मिलर भी हो जाएंगे चौथे खिलाड़ी, और फिर जो उमर जाई का एक तरह से जगह है उसमें आप विजय शंकर को खिला दो, सेम रोल है ऑलराउंडर वाला। फिर अगर आप देखोगे नीचे थोड़ी सी आपको बदलाव करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप में आपने ऑलरेडी 3 एक तरह से फॉरेनर खिला लिए हैं, वेड, विलियमसन और मिलर के रूप में, और चौथे आपके राशिद खान हो जाएंगे। तो ऐसे में नूर को आप नहीं खिला पाओगे, तो उसमें आप साई किशोर को खिलाओगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला जो टीम है आई थिंक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन ये पिछले बार भी थे, इन्होंने अच्छा भी किया था। सिर्फ एक उमर जाई को आप ऐड करोगे, आई थिंक अच्छी टीम बनेगी। और जो नई बॉल वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि नई बॉल के साथ किससे स्टार्ट कराओगे, तो आई थिंक इस टीम में आप देखो तो उमेश यादव के साथ उमर जाई से आप नई बॉल करा सकते हो, और फिर डेथ ओवर्स के लिए आप नूर के ओवर, मोहित शर्मा के ओवर, इवन एक आधा ओवर रशीद खान के भी रख सकते हो। तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। और ऊपर से अगर इनके बल्लेबाज चल गए, साहा हो गए, शुभमन हो गए, या साई सुदर्शन हो गए, तो नीचे इनके पास मिडिल ऑर्डर में जबरदस्त फायर पावर है, चाहे डेविड मिलर हो, फिर राहुल तेवतिया हो, उमर जाई का भी नाम लिया, फिर राशिद भी आएंगे, अच्छे खासे हिट लगाते हैं, और फिर जिसको भी ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज करेंगे, चाहे शाहरुख हो या फिर अभिनव मनोहर हो, वो भी अच्छी खासी हिटिंग करते हैं। तो काफी अच्छी टीम बन रही है। और जहां तक कहाँ पे फिनिश कर सकते हैं प्रेडिक्शन के सवाल है, मुझे लगता है कि काफी हद तक ये टॉप 4 की रेस में रहेंगे। और अब क्योंकि एक तरीके से चीजें काफी बदल चुकी है, आई थिंक मैंने जब चेन्नई का स्टार्ट किया था तो वहाँ पे MS धोनी, आई थॉट कि वो कप्तानी करेंगे, बट वो कप्तान नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट जरूर कर सकता है उस टीम को, और काफी सारी इंजरी प्रॉब्लम्स भी दूसरी टीमों को हुई है, तो मतलब इतना इजी नहीं है प्रेडिक्ट करना। बट मुझे लग रहा है कि शायद जिस तरह से मैंने स्टार्ट किए उसी के साथ ही रहूंगा, तो स्लाइटली मुझे लगता है कि अंत में जाके थोड़ा सा फेल होंगे, मतलब कि बहुत अच्छा फाइट देंगे, बट हो सकता है कि नंबर 5 पे या नंबर 6 पे फिनिश कर जाए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हार्दिक का ना होना और स्पेशली मोहम्मद शमी का ना होना इनके लिए दिक्कत दे सकती है, और कोई ओवरसीज ऑप्शन में भी एक तरह से कोई बहुत अच्छा गेंदबाज नहीं है। अगर स्पेंसर जॉनसन या जॉशुआ लिटिल उस हिसाब से नहीं परफॉर्मेंस करते हैं तो दिक्कत बिल्कुल इनको हो सकती है। तो उसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद टॉप 4 से एक तरह से बाहर हो सकते हैं, बट यू नेवर नो, हो सकता है कि अगेन ये फाइनल में पहुंच जाए और ट्रॉफी उठा ले, तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेइंग 11 के लिए बेस्ट हो सकता है, उसके बारे में जरूर बताइए। मैंने ऑलरेडी शायद 2 टीमें दी हैं, मतलब स्लैश करके प्लेयरों को 2 टीमों के बारे में आपको बताया है, 2 कॉम्बिनेशन के बारे में। जो भी आपको एक तरह से पसंद आ रहा है उसके बारे में जरूर बताइए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला ऑप्शन, या फिर आपका कोई एक तरह से कॉम्बिनेशन है वो जरूर दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे।
अगले वीडियो में बात करेंगे फाइनल टीम की, दी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन T20 क्रिकेट, मुंबई इंडियंस के बारे में। तो तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद। जय हिंद।